सबको नमस्कार। आज अपने अध्यापक लेवल 2 L2 के लिए साइंस के लिए एक पर्सन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली 30-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन, उनका सॉल्यूशन भी हम साथ करेंगे। तो डेली आपको ये 30-40 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इन क्वेश्चनों को आप लगातार अपनी टच में बनाए रखें, इनको तैयार करें और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं में से कोई ना कोई पर्सन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो अगर ये सारे इतने क्वेश्चन कर लोगे, हम 2-3 महीने चलेगी अपना काम ये, उसके दौरान अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो इतने क्वेश्चन करने के बाद साइंस के सिलेबस में कुछ बचेगा नहीं। बाकी आप इतने सारे पर्सन कर लो, आपका यूँ मानो 99% जो सिलेबस है वो पूरा कवर कर जाएगा। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पर्सन नंबर पहला पर्सन क्या है कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम का जो नाभिक होता है ना, उसमें होता है क्या है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है एलिमेंट यानी तत्व है। क्या हेडिंग है? तत्व है। और तत्व को दर्शाने का तरीका साथ में यूट्यूब पर मैं वीडियो भी डालूंगा, जो क्लासेज के वीडियो डालूंगा, आप उनको देख सकते हो। जो सिलेबस का जितने वीडियो हैं आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी। तो उनमें देखो एलिमेंट पढ़ोगे ना आप, तो एलिमेंट को दर्शाने का एक तरीका होता है इस तरह से। एलिमेंट को x के द्वारा लिखें, कोई तत्व है, और इसके नीचे लिखते हैं एक संख्या यूँ z के द्वारा, और इसके ऊपर एक नंबर होता है, इसको लिखते हैं a। नीचे वाला जो मान होता है ना, इसको बोलते हैं उसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला जो है वैल्यू, इसको बोलते हैं उसका द्रव्यमान संख्या या मास नंबर बोलते हैं। और नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये उसके लिए प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। किसके? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और ऊपर वाली वैल्यू ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है। अब हीलियम लिख पूछा हमें कि हीलियम के नाभिक में होता है। अब हीलियम है ना, उसको लिखने का तरीका ऐसे है, यूँ लिखते हैं हीलियम को, हीलियम 2 और ऐसे 4। इसमें देखें ना, हीलियम में चेक करें तो आप देखोगे ना, तो हीलियम में प्रोटॉन निकालो, कितने आएंगे? नीचे वाला मान 2 है, 2 प्रोटॉन। अगर आप न्यूट्रॉन निकालोगे तो हमेशा न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटाते हैं। तो आप 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया? 2 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, हीलियम का 1s2 होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम जो है इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के परमाणु में होते हैं। हमें यहाँ पूछा है हीलियम के नाभिक में। और पीछे एग्जाम में थर्ड ग्रेड एग्जाम जब 2004 में पहली बार थर्ड ग्रेड एग्जाम हुई थी ना, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उस दौरान थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था और प्रश्न क्या था कि परमाणु के नाभिक में पाई जाते हैं। तो याद रखो, परमाणु के नाभिक, कोई परमाणु उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ के चक्कर काटते हैं, इसलिए यहाँ हमारे लिए नाभिक की बात हुई है कि नाभिक में होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। अब कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन और 2 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं किसमें? हीलियम के नाभिक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी वाला, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब देखो आगे वाला सेकंड पर्सन, दूसरा पर्सन नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड में, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के अंदर जो भी सेल है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे, कक्षकों में या कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए ये भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे किसी भी एलिमेंट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए आपके सिलेबस में है ना, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आपके अध्यापक के लेवल सेकंड साइंस के अंदर आपके केमिस्ट्री के पार्ट में पूरा टॉपिक है परमाणु संरचना। लिख दिया छोटा सा एक मान, छोटा सा लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि परमाणु और परमाणु संरचना लिख दिया, इतना नाम लिखा है। क्या लिखा है? परमाणु और परमाणु संरचना लिखा है। परमाणु और परमाणु संरचना लिख दिया। उस दौरान क्या है, परमाणु और परमाणु संरचना में परमाणु के बारे में पूरा डिटेल से, परमाणु संरचना के बारे में पूरा डिटेल से, क्योंकि ये एग्जाम जो है ना वो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, और कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत स्टैंडर्ड के आते हैं। इसलिए हर टॉपिक को आपको बहुत गहराई से पढ़ के जाना है, नहीं तो क्वेश्चन होंगे नहीं। इसलिए अब देखो, परमाणु में कक्षकों के बढ़ने का क्रम किससे नियंत्रित होगा? तो परमाणु में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरोगे, उस दौरान इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपके सिलेबस में अलग से एक रूल है, उसको बोलते हैं ऑफ बो सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ऑफ बो सिद्धांत बोलते हैं। ऑफ बो सिद्धांत में 3 नियम है, आपको पता है कौन कौन से? एक तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड। दूसरा पाउली का अपवर्जन नियम, और एक है N+L नियम। ये तीनों नियम मिलकर ऑफ बो सिद्धांत बोलते हैं उसको। तो इन तीनों नियमों को काम में लेते हुए क्या करेंगे हम?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते किसी एलिमेंट में। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या है, ओपो सिद्धांत द्वारा, ठीक है, दे रखा है। फिर देखा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, ये गलत है, ये अलग ही इसका मीटर है। हुंड के नियम द्वारा होता है, पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा होता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन किस में आ गए, पहले वाले के अंदर समाहित है, इसलिए इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा ना वो कौन सा होगा, पहला ए। ओहम सिद्धांत के द्वारा क्या है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखो। फिर देखो अगला प्रश्न नंबर 3, और आप ध्यान रखो हम हर एक क्वेश्चन में कम से कम हम 3-4 क्वेश्चन को एक साथ लेके चलेंगे। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ साथ में डिस्कस कर रहे हैं उनको आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो हर क्वेश्चन के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस एक क्वेश्चन के साथ हम 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और भी, तो वो भी साथ साथ आप लिखते जाओ। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है, निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है। याद रखो परमाणु के नाभिक में लगभग 35 प्रकार के पार्टिकल, 35 प्रकार के कण पाए जाते हैं, और उन 35 प्रकार के कणों में 3 तो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत बोल दे, मौलिक बोल दे या फंडामेंटल पार्टिकल बोल दे, कि परमाणु के नाभिक में 3 तो मूलभूत कण कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 कण तो ये मूलभूत है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कण हैं जिनको मूलभूत कण नहीं बोलते हैं, लेकिन है कण वो, जैसे एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, इस तरह से बहुत सारे मेसोन के अलग अलग टाइप, पाई मेसोन, म्यू मेसोन, अलग अलग टाइप है यूँ। उसमें बहुत सारे कण स्थायी भी है और अस्थायी, स्टेबल भी है और अनस्टेबल भी है। अब याद आप एक ही पॉइंट याद कर लो बस, कि परमाणु के अंदर नाभिक में कौन से स्थायी और कौन से अस्थायी, उसमें एक ही पॉइंट याद कर लो, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे स्थायी अस्थायी वाले। क्या याद कर लो, अगर मूलभूत कण आ जाए ना, मौलिक कण, तो मौलिक कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से न्यूट्रॉन अस्थायी है। क्या है, मौलिक कण आ जाए ना, तो मौलिक कण में तो न्यूट्रॉन है, याद रखो आप, मौलिक कण आ जाए या फंडामेंटल पार्टिकल आ जाए तब तो न्यूट्रॉन आएगा, अनस्टेबल है। और इसके अलावा न्यूट्रॉन के अलावा एक पार्टिकल और है जो अनस्टेबल है, और वो क्या है, मेसोन। तो परमाणु में आप 2 याद कर लो बस, अस्थायी कणों में 2 नाम याद कर लो, न्यूट्रॉन और मेसोन, ये 2 नाम याद कर लो। अगर डायरेक्ट आ जाए, कहीं न्यूट्रॉन नहीं आया, ऑप्शन मेसोन आ गया, तो आपको मेसोन करना है। लेकिन मूलभूत कण आ जाए ना, मौलिक कण आ जाए, मूलभूत में मेसोन नहीं है, ध्यान रखना, तो मूलभूत या मौलिक में क्या आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अस्थायी कण है। अब देखो इसमें मूलभूत नहीं लिखा है, लेकिन मेसोन नहीं है, मेसोन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, न्यूट्रॉन हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, न्यूट्रॉन क्या है, अस्थायी कण है। अगला अपना देखो चौथा प्रश्न, देखो प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा कण आवेश रहित है, किस कण पर कोई चार्ज नहीं है। और मूलभूत कणों में न्यूट्रॉन न्यूट्रल, कोई आवेश रहित, प्रोटॉन पॉजिटिव धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। मेसोन ऐसा कण है जिस पर कोई भी आवेश हो सकता है, शून्य भी कर सकता है, धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, इसलिए नाभिक के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी कण है मेसोन, याद रखना ये। तो मेसोन सब प्रकार के आवेश वाला है, प्रोटॉन प्लस, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। हमें से क्या पूछा है, आवेश रहित, जिस पे कोई चार्ज नहीं हो, 0, आवेश रहित कौन सा है, न्यूट्रॉन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित कण है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ही, पता ही आपको। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, आगे प्रश्न में करेंगे इसमें हम, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 5, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज कितना होता है। अब यहाँ एक बात याद रखो आप, कि आवेशित अगर कोई आ जाए ना, कि परमाणु विद्युतय होता है, तो परमाणु विद्युतय जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज कोई भी आवेश नहीं होता परमाणु पर, ये मानते हैं। आवेश नहीं होता, इसका मतलब परमाणु में 2 प्रकार के तो आवेश है ही, प्लस और माइनस, प्लस प्रोटॉन से, माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन से। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब दोनों पर आवेश भी क्या होगा, बराबर, तभी तो 0 आएगा। तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उतना क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, लेकिन दोनों का साइन उल्टा है, इलेक्ट्रॉन पर उतना माइनस, प्रोटॉन पर उतना क्या है, प्लस। तो कितना होता है, कूलाम में 1.6 10⁻⁻19 कूलाम ये आवेश है। अगर यहाँ हम माइनस लगा देंगे ना, तब तो किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा।
और अगर ऑप्शन में यहाँ प्लस लगा देना इसकी जगह, तब ऑप्शन किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रोटॉन पर तो प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर -1.6 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पूछा हमें इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, कितना है? -1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। न्यूट्रॉन क्या है? 0 है ही, प्रोटॉन पर क्या है? प्लस में आ गया। और इस आवेश की गणना याद रखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसके द्वारा की गई? अलग से लिख लेना एक पॉइंट, किसके द्वारा? R.A. मिलिकन। किसके द्वारा की गई? पूरा नाम याद रखना, ये R.A. मिलिकन के द्वारा। कौन सी विधि काम में लेगी? तेल बूंद मापी विधि, ऑयल ड्रॉप मेथड। तेल बूंद मापी विधि, या इसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। तेल बूंद मापी विधि से R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की, और वो आवेश कितना है? -1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। सॉरी, ये ना, ये ऊपर माइनस है, याद ध्यान रखना, ये लगा नहीं ऑप्शन में। -19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। अगला देखो प्रश्न नंबर 6। छठे क्वेश्चन में देखो, परमाणु में निम्न में से कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? अब यहाँ पर हमारी चर्चा की गई है ना, तो हमें माना गया कि परमाणु उदासीन है, और उदासीन परमाणु बताया आपको न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज बराबर क्या हो? नेगेटिव चार्ज के बराबर हो, ये तो है। अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर, इसका मतलब किसकी संख्या बराबर होगी? प्रोटॉन की संख्या बराबर किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो क्या पूछा है? परमाणु में निम्न में से कौन से मूलभूत कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या आएगी? बराबर आएगी। तब परमाणु बिल्कुल क्या होगा? विद्युत उदासीन रहेगा। न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा कम हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, कि जैसे ये हाइड्रोजन है, उसमें कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। यूरेनियम निकाले ना, ऐसे यूरेनियम लिखते हो आप 92 235, इसमें प्रोटॉन तो नीचे वाला मान प्रोटॉन है, कितने हैं? 92, इलेक्ट्रॉन भी बराबर 92। न्यूट्रॉन निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऊपर वाले मान में से आपको नीचे वाला मान घटाना है। कितना आ गया? 235 माइनस 92, 143, 143 आ गया। अब देखो, इनके मान तो बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर नहीं है। तो याद रखो, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ये हमारा छठा प्रश्न हो गया, और हर प्रश्न में कोई ना कोई चीज़ आपको नई सीखने के लिए मिलेगी, तो आराम से ध्यान से इस चीज़ को देखो आप। अगला देखो प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा की गई? किसने की? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति की खोज क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति की खोज किसके द्वारा की गई है, ये बताया है। और आप यहाँ एक बात याद रखो, एक तो आप पॉइंट याद रखो कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इससे संबंधित चीज है ये, इस प्रश्न से रिलेटेड चीजें हैं ये। प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो है ना, ये बताई थी आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन के द्वारा बताया गया था ये। और आइंस्टीन ने 1905 में क्या कहा था कि प्रकाश की दो प्रकार की नेचर होती है। प्रकाश चलता है तो तरंग के रूप में, तरंगीय नेचर, और जब किसी सतह के द्वारा प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन होता है तब क्या वो एक पार्टिकल या कण के रूप में काम करता है। तो प्रकाश की तरंगीय नेचर भी होती है और प्रकाश की कणीय नेचर भी होती है। किसने कहा था? आइंस्टीन ने, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में। बाकी फिर कणीय वाले गुण कौन से, तरंगीय, वो अलग बात, बाद की चीज़ें हैं, वो पूरा टॉपिक की बातें हैं। फिर क्या हुआ? 1923 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली, 1923 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने क्या किया? प्रकाश की ड्यूल नेचर यानी द्वैत प्रकृति को उसने इलेक्ट्रॉन पे लागू कर दिया। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की भी दो प्रकार की नेचर, तरंगीय और कणीय होती है, और उस दोनों को मिला के उसने डी ब्रोगली समीकरण, क्या? डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर H/mv निकाली थी। तब उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति भी होती है और इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति भी होती है। डी ब्रोगली समीकरण है। इसका मतलब किसने बताया था?
डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति भी है और कणीय भी है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने कणीय और तरंगीय दोनों प्रकार की नेचर बताई इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 7वां अपना। 7वें क्वेश्चन में क्या है कि किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। यहां देखो इस तरह से, ये कोई एक एलिमेंट है, ये प्रश्न बार बार आएंगे। ये कोई एक एलिमेंट है, क्या है? एक्स कोई तत्व है, तत्व है। इसके नीचे लिखा हुआ मान मिलेगा, एक ऊपर वाला मान लिखा हुआ मिलेगा। नीचे वाला मान जो है ना, ये जेड, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ऊपर वाला जो मान है ना, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या है? ये द्रव्यमान संख्या है, जिसको बोलते हैं मास नंबर। और यही प्रश्न पूछा गया, द्रव्यमान संख्या, ये मास नंबर है। और ये याद रखो, किसी तत्व में परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो परमाणु क्रमांक उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन है। और द्रव्यमान संख्या जो होती है ना, ये दोनों का योग होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का योग जो होता है ना, वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालने हो ना, तो द्रव्यमान संख्या में से आपको परमाणु क्रमांक यानी मास नंबर में से आपको एटॉमिक नंबर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाओगे तब क्या निकलेगी? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा याद रखना है, प्रोटॉन कौन से हैं, न्यूट्रॉन कौन से हैं, किस प्रकार से हम इसके अंदर ये प्रोटॉन निकालेंगे, कैसे न्यूट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उदासीन परमाणु के अंदर क्या है? प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर धनावेशित है इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, उतने ऋणावेशित है तो उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बाकी वही रहेगा, सेम सिस्टम, ठीक है ना। अब आगे समझ में ये। इसके बाद देखो अपना प्रश्न क्या था हमारा, तो किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो द्रव्यमान संख्या में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न क्या आएगा हमारे पास? न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग से। ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत है। दूसरा, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग से, ये भी गलत हो गया। केवल प्रोटॉन की संख्या के योग से, ये गलत है, ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के योग से, ये सही है, ये द्रव्यमान संख्या है, ये परमाणु क्रमांक हो गया, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? चौथा, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के योग से किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या का क्या होता है? निर्धारण होता है, ठीक है। अगला देखें प्रश्न नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें ना, 9 में एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम, ये क्वांटम, चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? यानी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं आएंगे। यह किस वैज्ञानिक ने कहा? तो अभी हमने चर्चा की थी, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सिद्धांत क्या है? ऑफ बो सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑफ बो थ्योरी है, ये ऑफ बो सिद्धांत है। और इसके अंदर 3 नियम हैं। कौन से हैं? एक तो है उंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, और एक क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम, और एक हमारे पास क्या है? तीसरा N+L नियम। ये 3 नियम है, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ऑफ वो सिद्धांत। अब हुंड का नियम तो क्या है? हुंड ने क्या कहा? अगर कक्षक समान ऊर्जा स्तर पर है, ऐसे जैसे मान P के 3 कक्षक हो गए, तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यानी अनपेयर्ड भरे जाएंगे। इसलिए इस नियम को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियम भी बोलते हैं। तो अनपेयर्ड भरेंगे यानी सिंगल सिंगल ऐसे, अगर एक है तो एक ऐसे, 2 है तो 2 ऐसे भरेंगे। तीसरा यहाँ आएगा, एक एक भरने के बाद फिर क्या डबल होने स्टार्ट होंगे ऐसे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं कि आप ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं कि आप डबल डबल कर दो दोनों, नहीं, पहले आपको सिंगल सिंगल भरने पड़ेंगे, उसके बाद उसमें क्या है? पेयरिंग होगी। ये किसका नियम है? ये हुंड का है। पाउली का नियम क्या है? पाउली कहता है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं आएंगे। कोई न कोई क्वांटम संख्या का मान
इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग जरूर रहेगा, कुछ भी हो जाए चाहिए। तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान प्राप्त नहीं होते। किसने कहा था? ये पाउली ने। और हमसे ये पूछा है किससे संबंधित है? ये पाउली से रिलेटेड है। और लास्ट में n+l नियम है, ये कक्षकों के लिए ऊर्जा का निर्धारण करता है। n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिगंशी क्वांटम संख्या, दोनों को जोड़ेंगे कक्षक के लिए। जोड़ने के बाद जिसका मान कम आएगा उसकी कक्षक की ऊर्जा कम, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे, वो बाद की बातें हैं। तो यहाँ कौन सा है? पाउली का अपवर्जन नियम है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। कैसे नहीं होते? देखो, अब देखो कोई इलेक्ट्रॉन 2 है, आप चाहे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लियो। जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने यूं लिख दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, कि कह दिया कि एक 3px में भरा हुआ है, एक कह दिया कि मैंने एक 3py में भरा हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे यूं भरे हुए। इनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान चेक करो आप। मुख्य क्वांटम संख्या n, दिगंशी l, चुंबकीय m, चक्रण s, 4 क्वांटम संख्याएं। अब आगे वाला मान होता है, ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है 3, यहां भी कितना है? 3। फिर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान s उपकोष के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 ऐसे। तो p के लिए कितना है? 1 है। तो यहाँ इसके लिए 1, यहाँ भी p के अंदर है तो ये भी 1। फिर ये px में और ये py में इलेक्ट्रॉन है। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान px के लिए लिखते हैं +1, py के लिए लिखते हैं -1। तो यहाँ +1, यहाँ क्या आ गया? -1। इलेक्ट्रॉन सीधा भरा है दोनों में, सीधा सीधा, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1, यहाँ भी +1। अब देखो ये मान समान, ये समान, ये समान, लेकिन ये क्या आ गया? ये भिन्न आ गया। कुछ भी कर लो आप चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर एक में भर दे, यहाँ एक में भर दे, तब ये मान 3, ये भी 1, फिर ये भी +1 आ जाएगा। लेकिन 2 भरोगे ना ऐसे, तब उल्टे भरेंगे, ऐसे 2 उल्टे भरेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1, दूसरे के लिए -1 आ जाएगा, तब s का मान अलग आ जाएगा। तो कुछ भी कर लो, चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं आएंगे। किसने कहा था? ये कहा गया किसके द्वारा? पाउली के अपवर्जन नियम में कहा गया है। तो हमारा जो उत्तर है इस प्रश्न का वो क्या हो गया? पाउली का अपवर्जन नियम है ये स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अपना 10वां प्रश्न देखे 10th का। देखो 10, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न कक्षा में जाता है, ये निम्न है, उच्च ऊर्जा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, उक्त में से कोई नहीं। अब हमें ये कहा गया है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में जा रहा है। हो सकता है वो ऊपर जा सकता है कम से अधिक वाले में, हो सकता है वो अधिक से कम वाले में आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ दिया गया है उच्च कक्षा से निम्न वाले में आ रहा है, ऊपर से नीचे वाले में आ रहा है। तब होता क्या है? अब देखो थोड़ा सा देखो, ये है परमाणु, बना दे जैसे ये नाभिक, जैसे ये कक्षा है, ये या कोष, ये जो है ना, ये तो है पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, और इनमें एनर्जी का क्रम जो होता है ना, जो जो कोष बढ़ेंगे एनर्जी इनकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब 3 की सबसे अधिक, उससे कम 2 की, उससे कम 1 की। अब अगर हम यूं कह दें इलेक्ट्रॉन को कम से अधिक वाले में ले जाएं, अधिक वाले से कम वाले में ले आएं, जैसे मैंने यूं बना दिया यहाँ, एक ये तो है कह दिया कि निम्न ऊर्जा स्तर है, कम वाला जैसे 1 वाला है, ये 2 वाला जैसे इसको बोल देंगे उच्च ऊर्जा स्तर। ये तो आपके समझ में आ गया। आप लिखा है ना उच्च कक्षा निम्न कक्षा, तो नाभिक के पास वो उसकी ऊर्जा कम तो वो निम्न कक्षा है, उससे अधिक चलेंगे तो उच्च कक्षा, और अधिक उच्च, उससे और अधिक उच्च, ऐसे तो उच्च कक्षा चलती जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करें, निम्न से उच्च में ले जाए, ऐसे यूं करें, यहाँ ले जाए, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ लाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो यहाँ कम थी, इसकी ज़्यादा है, क्या करें, यहाँ कब आएगा, जब इसकी ऊर्जा इसके बराबर हो जाए, क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जाएगा ना, तब ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा चाहिए, तब क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। पॉइंट याद कर लो ये, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब क्या है, ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। दूसरा पॉइंट, जब उच्च से क्या आए, निम्न में आए,
अधिक से कम वाले में आएगा, ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, और अगर बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, इमिशन होना है, उत्सर्जन होना। तो अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा तब क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो हमें क्या दिया गया है, उच्च से निम्न में जा रहा है, इसका मतलब ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ये अपना सही उत्तर हो गया। ऊर्जा का अवशोषण होता है, ये कब होगा, जब निम्न से उच्च में जाएगा, इसका प्रश्न का उल्टा हो जाएगा, तब उत्तर दूसरा आ जाएगा। परमाणु का आकार कम होता है, नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एक कोश से दूसरे में जाएंगे, परमाणु के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाए ना, तब प्लस आवेश आ जाएगा, तब आकार घट जाएगा परमाणु का। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, तब परमाणु पर चार्ज आ जाएगा माइनस, तब आकार बढ़ जाएगा। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से आकार घटता है परमाणु का, इसलिए उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन आकार में छोटा होता है। और अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया ना, तब बन जाएगा ऋणायन, तो आकार बढ़ जाएगा। इसका मतलब उदासीन परमाणु से ऋणायन क्या होता है, बड़ा। तो उदासीन परमाणु से धनायन छोटा होता है, ऋणायन क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो आकार में इलेक्ट्रॉन अंदर संक्रमण करेगा, अंदर कूदता रहेगा अंदर अंदर, तब आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कम नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उसके बाद देखें अगला प्रश्न नंबर 11, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। क्या पूछा है कि परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर 13 है। अब आप कोई लिख दे एलिमेंट, कुछ लिख दे ए, कुछ दिया नहीं हमें, आपको बताया परमाणु क्रमांक 13 एल्यूमिनियम का होता है, लिख सकते हो आप एल्यूमिनियम की मर्जी है, मैंने ए लिखा है। यानी क्या लिखा है, ए, परमाणु क्रमांक 13 इसका। और इलेक्ट्रॉन बढ़ते कैसे, ऑफ बो सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ऑफ बो सिद्धांत के अनुसार भरेंगे ना, तब इलेक्ट्रॉन भरने में अलग से क्रम आता है, 1s 2s 3 लिख के फिर काटते हैं ऐसे, वो आपको पूरा वीडियो मिलेगा, उसमें देखना, आप देख के उसको याद करना। अब देखो यहाँ है ना, भरोगे से भरेंगे 1s2, और उदासीन परमाणु में लिखा है तत्व है ए की परमाणु संख्या 13 है, तो यानी न्यूट्रल है, ये उदासीन है, कुछ नहीं लिखा, उदासीन है। उदासीन में प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक है 13 प्रोटॉन और 13 केस में इलेक्ट्रॉन है, 13 भरने हमें। 13 कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 कितने हो गए, 2 2 4 6 10 और 2 12 फिर 3p1। अब संयोजी कोष कौन सा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये मेन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में होंगे, यानी संयोजी कोष के अंदर होंगे, उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी कोष कौन सा होता है, तो किसी भी परमाणु का सबसे बाहर वाला कोष जो है ना, सबसे आउटर, उसको बोलते हैं संयोजी कोष, या बाह्यतम कोष बोलते हैं उसको, या वैलेंस सेल बोलते हैं। और बाह्यतम कोष जो है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब बाहर वाला कौन सा होगा, देखो आगे नंबर लिखिए ना, 1 2 3 4, वो कोष की संख्या है। 1 मतलब पहला कोष नाभिक के पास में, 2 मतलब थोड़ा सा दूसरा, 3 मतलब और दूर, 4 मतलब और दूर, ऐसे चलेंगे यूं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे बाहर की तरफ। तो पहला 1, ये पहला, 2 2 2, ये 2s 2p, यहाँ दूसरा, ये 3s 3p, ये तीसरा, आगे 3d आ जाएगा, और ये पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। अब बाहर कौन सा है, 3 वाला, ये बाहर है, इसको क्या बोलेंगे, संयोजी कोष। ये क्या है, ये है संयोजी कोष। अब संयोजी कोष वाले इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल है ये। अब कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देखो, काउंटिंग कर लो कितने, 2 और 1 3, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है, कर सकते हो। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 12, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए, यानी किसी भी परमाणु में कोष की संख्या उसको हमने n से लिखा है, स्मॉल n से, जिसको मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या, जो कोष को दर्शाती है n। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, और ये बोर मॉडल है, बोर मॉडल का पोस्टुलेट है, ये अवधारणा है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कोष या कक्षा नाम लिखा आ जाए, कोष आ जाए, कक्ष आ जाए, देखो कोष लिखा हुआ आ जाए, चाहे कक्ष लिखा हुआ आ जाए, चाहे ऊर्जा स्तर लिखा हुआ आ जाए, चाहे सेल, ये सेल है,
ये ऑर्बिट है, ध्यान रखना। कक्षक अलग चीज है, कक्ष है ये, या कक्षा लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है, कक्षा कक्षा इस तरह से। कोश यानी सेल, कक्ष यानी ऑर्बिट, कक्षा यानी ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल, ये सारे एक चीजें, एक कोई बोलता है, अलग अलग नाम है ये। ऑर्बिटल अलग चीज है, कक्षक वो अलग चीज है, बाद में बताएंगे। कक्षक अलग होता है वो, तो ऑर्बिटल होता है, कक्षक अलग है वो। अब किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है, याद रखना। ये 2-3 पॉइंट है, याद रखना आप इस तरह से, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यूं याद रखने वाली बातें हैं ये, कि किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² होते हैं किसी कोश में। दूसरा, किसी कोश में अधिकतम उपकोश कितने होते हैं? याद रखना, परमाणु में 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? कोश, कोश में उपकोश, उपकोश में कक्षक, कक्षक में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ऐसे होते हैं 4 स्तर। तो कोश में उपकोश होंगे, कितने होते हैं? ये n संख्या में होते हैं, ऐसे n। और किसी कोश में अधिकतम कक्षक की संख्या कितनी होती है? ऑर्बिटल, तब याद रखना आपको n² होता है। इस तरह से 3 पॉइंट याद रखने। अभी लिखा था हमने ऐसे 1s2, 2s2, 2p6 लिखा ना ऐसे। पहला कोश n का मान 1, पहला कोश n का मान 1, तो उपकोश भी 1, क्योंकि उपकोश n के बराबर है, एक ही है, तो एक ही तो ऐसा है। दूसरा कोश n का मान 2, तो उपकोश 2, s और p, 2 उपकोश, ऐसे लेंगे। कक्षक देखें, n का मान 1, कक्षक की संख्या n², 1 का स्क्वायर यानी 1, s कक्षक एक ही होता है। दूसरे में n का मान 2, कक्षक की संख्या n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, कक्षक 4, 1 s का और 3 p के, 4 कक्षक हो गए। ये तो ना, पहला कोश, ये दूसरा कोश, ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान पहले कोश के लिए 1, तो 2n², 2 गुणा 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही तो भरे हैं यहाँ। दूसरा कोश n का मान 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 यानी 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 दूसरे कोश में। इस तरह से ये तीनों पॉइंट याद रखो। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², किसी कोश में अधिकतम उपकोश n, और किसी कोश में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं? n² होते हैं। तीनों पॉइंट याद रखो। तो यहाँ में क्या लिखा है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपकोश तो क्या आएगा? 2n² आएगा। ये तो क्या है? ये उपकोश है, ये तो उपकोश है, और ये क्या है? कक्षक है, और ये अधिकतम है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा C हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न नंबर 13। इलेक्ट्रॉन के तब तक युग्मित नहीं होते इलेक्ट्रॉन जब तक उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? अभी हम डिस्कस किया था। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे ना समान ऊर्जा वाले में, तो पहले जब तक कक्षक खत्म नहीं होंगे तब तक सिंगल सिंगल भरेंगे। ऐसे 3 है तो ऐसे, 4 है तो यूं, 5 है तो यूं। ऐसे नहीं भरना कि 5 है तो आपने ऐसे भर दिए कि 2 2 4 5 सलटाते चले 2 2, ये गलत है। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, इसको बोलते हैं अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरना। उसके बाद डबल, सबके पास एक एक आ गया ना, उसके बाद दूसरा फिर यहां से स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है? सिद्धांत कौन सा है ये? तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है। पाउली का तो क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। ऑफ सिद्धांत क्या है? तीनों नियमों का सम्मिलित रूप ऑफ सिद्धांत कहलाता है। ऑफ वो जर्मन भाषा का शब्द है, याद रखना। ऑफ वो क्या है कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। निर्माण मतलब किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता होती है। कैसे? इसका फॉर्मूला आप पूरे हम लिख देंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा p, इस तरह से। और
ये अपने वीडियो के अंदर पूरा आ जाएगा आपके नोट्स वालों में। H/4 इसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं इसको, इसका गणितीय रूप है ये। अगला देखें प्रश्न नंबर 13। उसके बाद 14 नंबर 14, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 यानी एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना है, लिख दिया 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 माना जाए, O का एटॉमिक नंबर 16 है, तो CO2 का अणुभार क्या होगा? याद रखो अणुभार क्या होता है, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का टोटल योग। जो परमाणु जुड़े हैं ना उनके परमाणुवीय भार को टोटल योग कर लो, वो अणु का भार आ जाएगा। अब हमारे पास CO2 लिखा है कि CO2 का अणुभार क्या होगा, तो कार्बन का भार कितना दिया है, 12 दिया है। तो 12 होता है कार्बन का, हो सकता है प्रश्न में कल्पना कर लिख दें कार्बन का भार 50 है ऐसे लिख दे, फिर आप ये नहीं कि 12 मान के चल रहे हो, उत्तर 12 मान के, नहीं उसने दे दिया कि मानते हैं कार्बन का 50 है, O का 80 है, अब बताओ CO2 कितना होगा, तब आपको उस हिसाब से जोड़ के बताना है। लेकिन यहाँ जो दे रखा है उस हिसाब से जोड़ेंगे, और है सही है, यहाँ सही दे रखा है, जो क्वेश्चन है वो सही है, यानी यही होते हैं इनके भार, और हो सकता है ये सही वाले भार ना दें, ऐसे ही लिख दें एग्जाम्पल के तौर पे, लिख के पूछ लें, तब आपको जोड़ना आना चाहिए। तो यानी CO2 है तो कार्बन का 12, O का कितना है, 1 का 16, 2 का 16 और 16 32, 32, दोनों को जोड़ दो, ये क्या CO2 का अणुभार आ जाए, कितना आ गया 44। अब 44 का ऑप्शन कौन सा है, ये 44। अब देखो AMU क्या है, परमाणुवीय द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान को AMU एटॉमिक मास यूनिट में दर्शाते हैं, किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। लेकिन आजकल जो मॉडर्न है ना, आधुनिक जो है, उस आधुनिक के अंदर AMU के स्थान पर आजकल U लिखा हुआ आता है, सिर्फ U, 44U ऐसे, तो U आ जाए तब घबराना नहीं है। U मतलब यूनिफाइड यूनिट है, ये U मतलब क्या है, यूनिफाइड यूनिट है U, तो U भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, U घबराने वाली बात नहीं है। AMU के स्थान पर आजकल U काम में लेते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड यूनिट U लिख दे, तो इसका 44। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान इकाई है, आगे देखो परमाणु का जो भार है ना, परमाणु का द्रव्यमान या एटॉमिक मास है, उसको दर्शाने के लिए किसके सापेक्ष यानी किसको मानक एलिमेंट माना गया है। तो याद रखना परमाणुवीय द्रव्यमान को दर्शाने के लिए कार्बन 14 को मानक माना गया, ध्यान रखना। आधुनिक समय में कार्बन 14 को मानक मानकर इसके सापेक्ष अन्य परमाणुओं के परमाणु भार ज्ञात किए गए। पहले H को माना हाइड्रोजन कि 1.008 की कोई भी है वो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से कितना गुना भारी है, ऐसे। ऑक्सीजन का मान लिया 8, ऑक्सीजन के 8 भाग से कितना गुना भारी है, ऐसे कर लिया। लेकिन आधुनिक समय में जो है ना वो कार्बन 12 को मानक माना गया है परमाणुवीय द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। और क्या माना गया है कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है कोई एलिमेंट या कोई परमाणु। तो कोई परमाणु जो है वो कार्बन के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, इसको कहते हैं उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। इसका तो कार्बन 12 को मानक माना गया है। क्या लिखा है, वर्तमान इकाई क्या है, क्या लिखा है, कार्बन 12 परमाणु का 1/12वां भाग, इसको मानक माना गया है। तो कार्बन 12 का 1/12वां भाग, इसको मानक मान के इसके सापेक्ष इसकी तुलना में कितना गुना भारी है, वो परमाणु का क्या है, द्रव्यमान है। तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, डी हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 16वां, ऑफ सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। देखो प्रश्न आ गया, ऑफ सिद्धांत, ऑफ वो जर्मन भाषा का शब्द है, याद रखना, जिसका अर्थ क्या होता है, टू बिल्डअप, निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। और इसके अंदर मेन 3 नियम है, हुंड का, पाउली का और N+L नियम, 3 नियम है ये। अब देखो क्या शामिल नहीं है, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं। अब देखो पॉइंट आ गया ना, ये डीजनरेट ऑर्बिटल। समभ्रंश कक्षक कौन से होते हैं, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा बिल्कुल क्या हो, समान हो, समान ऊर्जा वाले कक्षक कहलाते हैं समभ्रंश कक्षक।
तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरे जाएंगे। हुंड का नियम है ये सही है। ऑफ बोर सिद्धांत के अकॉर्डिंग है ये पहला सही है। कौन सा नहीं आता वो देखना है, यहाँ आता है वो सही है। ये इलेक्ट्रॉन को उपकोषों के n+l में बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं। n+l है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सही है ये कि n+l का मान जिसका कम होगा ना, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे, फिर और अधिक फिर उसमें भरेंगे, फिर और अधिक उसमें भरेंगे, बढ़ते क्रम में भरेंगे। इसका मतलब ये भी सही है, ये n+l नियम है। और फिर दो इलेक्ट्रॉनों की n, l, m क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। n, l, m व ऐसे चारों याद रखना, 3 के मान तो समान आ सकते हैं, चारों को नहीं आएंगे। तो n, l, m, s क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी समान नहीं आएंगे। ये पाउली का नियम है, ये भी ऑफ बोर सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कौन सा नहीं आता? जब दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में हो, चक्रण क्वांटम संख्या निम्न होती है। ये ऑफ बोर सिद्धांत का पॉइंट नहीं है, ये अलग ही पॉइंट है। ये इसका मतलब यह ऑफ बोर सिद्धांत में शामिल नहीं है। डी वाला पॉइंट कि अगर दो इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना, एक कक्षक में है, तब उनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या है? निम्नतम होता है। निम्न यानी कम होता है, क्योंकि प्लस आप माइनस आप कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, कम आ जाएगा। है सही बात, लेकिन ये ऑफ बोर सिद्धांत का रूल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। उसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 17वां, हुंड का नियम किस पर लागू होता है? अब आप देखो आ गया, याद रखो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इसमें एक पॉइंट याद कर लो आप कि हुंड का नियम एकल कक्षक पर लागू होता है। याद रखना, ये किस पर? सिंगल ऑर्बिटल पर, एकल कक्षक पर लागू होता है हुंड का नियम। ये याद रखो, एकल कक्षक कोई भी आ जाए और एकल कक्षक पर हुंड का नियम लागू होगा, ये बात याद रखनी है। ये ठीक है ना? अब देखो ये एकल कक्षक पे हुंड का नियम लागू नहीं होगा, ये याद रखना है, नहीं होगा, नहीं होगा। और यहां जो है ना, किस कक्षक पर लागू नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए था, नहीं होगा। अब हुंड का नियम किस कक्षक पर लागू नहीं होगा? किस पे लागू नहीं होगा? तो याद रखो हुंड का नियम सिंगल ऑर्बिटल है ना, एकल कक्षक पे कभी लागू नहीं होता। और सिंगल कक्षक के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन का विन्यास संभव नहीं होता, क्योंकि एस में कक्षक एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन भरोगे पहला यूं, दूसरा इसका वहीं भरेंगे, तो उसका दूसरा विन्यास नहीं बना सकते आप, एक ही रहेगा वो। अगर पी है, पी में 3 है, पी में 3 1 ऐसे, अगर मान लो पी में 3 है ना, यूं अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो एस 1 1, इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है, ऐसे भर दे तो इसका दूसरा विन्यास हो सकता है। इसका मतलब इस पे हुंड का नियम लागू होता है, जिसमें एकल होना, एक कक्षक यूं, पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा आपको यूं भरना पड़ेगा, कोई आपके पास सारा ही नहीं है। तो याद रखो सिंगल ऑर्बिटल होगा, उस पर कभी हुंड का नियम लागू नहीं होता, ध्यान रखना ये। अब देखो 6s 5p 4d कक्षकों में ज्यादा आ गए ना, डी में 5, एफ में 7, पी में 3, इन पे लागू, उपकोष पे लागू होता ही नहीं, ये लागू होता है इस पे, ठीक है ना। 3s 3p 3d कक्षकों में, इन पे हुंड का नियम लागू होगा। 3px 3pz 3pz कक्षकों में, तो एकल आगे ना, अकेला 3pz एक कक्षक, 3pz अकेला एक, 3pz अकेला इस कक्षक इनके अंदर, और s कक्षकों में। अब s कक्षकों में, ठीक है ना, तो s बहुत सारे कक्षक आ गए। तब याद रखो अगर ये होता ना s कक्षक में, तब उत्तर आता हमारा d। अब हमारा उत्तर कौन सा हो गया इसका? c। 3px आ जाए, 3py 3pz इस तरह से, 3px 3py 3p ऐसे z अलग अलग आ जाए उनके लिए। और अगर अब देखो कक्षकों में आ गया, तब थोड़ा ऑप्शन और ये थोड़ा इसको ऑप्शन को हमने क्या किया है, थोड़ा सा लिखने में इसको कंप्यूटर ने वाले ने थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ी सही नहीं की इसकी, यहाँ कक्षक आना चाहिए था। 3px 3py 3pz कक्षक में, ऐसे कक्षकों नहीं कक्षक में, या फिर यहाँ कक्षकों में है ना, तो यहाँ था s कक्षक में। तो यहाँ आप याद यही कर लो, इसका ऑप्शन छोड़ के याद कर लो, s कक्षक आ जाए या कोई सिंगल ऑर्बिटल आ जाए, ऐसे लिखा हो जाए px अकेला आ गया, py अकेला आ गया, pz अकेला आ गया, dxy अकेला आ गया, dyz अकेला आ गया, अकेला ऑर्बिटल कोई आ जाए उस पे हुंड का नियम लागू
नहीं होता, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो इसमें अगर कक्षक लिख दें तो इस पर लागू नहीं होगा, कक्षक यहाँ लिख दें तो इस पर लागू नहीं होगा, इस पर लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा देख लेना। उसके बाद देखो 18वां प्रश्न, हीलियम प्लस के द्वितीय बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति इलेक्ट्रॉन है। देखो किसी भी कक्ष के लिए ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला आपको परमाणु संरचना में 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, त्रिज्या निकालने का, ऊर्जा निकालने का और वेग निकालने का। और यहाँ में पूछा है ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, ऊर्जा पूछी है दूसरे कोष की, तो उसके लिए आपको ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है, बोर के अनुसार -13.6 इंटू Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है बोर मॉडल के अनुसार किसी कक्ष की या कोष की या कक्षा की ऊर्जा निकालने का सूत्र है ये। Z है परमाणु क्रमांक, n है कोष की संख्या, प्रश्न में दिया वो रख दो, उत्तर आ जाएगा। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 का स्क्वायर, द्वितीय बोर कक्ष दूसरे कोष की, तो ये क्या रखोगे आप -13.6 गुणा 2 का स्क्वायर, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का, कोष दूसरा है 2 का स्क्वायर, कट जाएंगे ये, तो क्या गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये द्वितीय बोर कक्ष की ऊर्जा है, किसके लिए, हीलियम प्लस आयन की द्वितीय बोर कक्ष की ऊर्जा आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 19वां, वे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है वो कहलाते हैं। अब देखो कोई भी एलिमेंट है, परमाणु क्रमांक तो ये, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ये तो है। अब कह रहे हैं कि परमाणु भार तो ये समान हो, दूसरा एलिमेंट है को लिख दे, इसका ये तो समान है, ये तो समान है और ये अलग अलग है। तो याद रखो आपके सिलेबस में जो है ना 4-5 चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पर है ना मेरे नाम से चलना, आमीन गोरी नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि उसके अंदर आपको सारे ये तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है ना उसके केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, बायो वाले सारे वीडियो मिलेंगे आपको A to Z। तो हाँ ना आपको बताएंगे भी। तो आपके एलिमेंट वाले पार्ट के अंदर है ना आपके 5 टर्म्स आएंगी। एक तो समस्थानिक क्या होता है, एक समबारिक आइसोबार क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोडायफर्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। ये 4-5 पॉइंट है ये अलग अलग, उनमें क्या क्या समान होता है, क्या क्या अलग है, उसी से प्रश्न होगा ये। अब याद रखो जिनमें ऊपर वाला मान समान हो ना, ए समान हो, उसको बोलते हैं समबारिक। क्या बोलते हैं, समबारिक। और समस्थानिक में क्या समान होता है, नीचे वाला मान समान होता है, परमाणु क्रमांक। ये समबारिक है, तो समबारिक में द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ये क्या है, समबारिक, इसका उत्तर आ गया। सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान होंगे, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होंगे, सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होंगे। तो ऊपर वाला मान समान है तो क्या कहलाएगा, वो समबारिक कहलाएगा। हमारा उत्तर क्या आ गया, ए पहला आ गया। उसके बाद देखो 20वां, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है। परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी होती क्या है कि किसी अणु जो है ना उस अणु में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कहलाती है उसकी परमाणुकता। अब कोई भी एलिमेंट है ना वो जुड़कर कितने परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण रखता है, या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, उसके हिसाब से आपको निकालना है। और उसके हिसाब से याद रखना, सल्फर है ना गंधक, गंधक की परमाणुकता 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ऐसे 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। मेन ये है, तो गंधक की परमाणुकता है ना 6 और 8। 6 में कुर्सी रूप बनता है, 8 में क्या बनता है, क्राउन शेप यानी ताज के समान संरचना बनती है इसकी। सल्फर में एक साथ 6 परमाणु या 8 परमाणु, तो सल्फर की परमाणुकता 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। मेन 2 है ये। फास्फोरस है ना, फास्फोरस लिखते हैं ऐसे P लिखते हो, लेकिन वास्तव में फास्फोरस को ऐसे P4 है ये। तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है, ध्यान रखना। ओजोन है ऐसे लिखते हैं O3, ओजोन की परमाणुकता 3 होती है ऐसे। ऑक्सीजन गैस की O2 उसकी परमाणुकता 2 होती है, ऐसे 2 होती है। क्लोरीन Cl2 के रूप में रहता है, इसकी परमाणुकता 2 होती है। ऑक्सीजन O2 है, परमाणुकता इसकी 2 है। इस तरह से है। तो यहाँ निष्क्रिय गैसें जो होती है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन,
निष्क्रिय गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। इनको निष्क्रिय या अक्रिय इनर्ट गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, या बोलते हैं इनर्ट गैस, या दुर्लभ गैसें बोलते हैं। इनको अलग अलग नाम है इनके। दुर्लभ मतलब बहुत कम प्रकृति में पाई जाती है, रेयर यानी गैसेज बोलते हैं। और दुर्लभ गैस या अक्रिय गैस है ना, ये क्रिया नहीं करती, इसलिए एकल परमाणु यानी सिंगल एटम के रूप में रहती है। तो ये एकल परमाणु अवस्था में पाई जाती है। कौन? निष्क्रिय गैसें। तो इनकी परमाणुकता हमेशा एक होती है, याद रखो। निष्क्रिय गैसों की परमाणुकता हमेशा क्या होती है? एक होती है। तो यहाँ आर्गन की परमाणुकता क्या आएगी? यहाँ कितनी आ जाएगी? एक आ जाएगी। तो इसलिए क्या पूछा है? किसकी परमाणुकता एक होगी? तो एक किसकी है? आर्गन की। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? आर्गन आ गया। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 21 नंबर। और 21 नंबर में क्या है? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बताइए। अगला प्रश्न क्या है? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बताइए। अब देखो आपके टॉपिक भी है इस यानी इस लेवल 2 के साइंस में आपका टॉपिक है ये मोल। मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल है ना, याद रखो। मोल वाले में आपको वीडियो में देखना, आप मोल वाले में, मोल में आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, उससे सारा आपका पूरा जितना टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा और कोई कहीं नहीं अटकोगे आप। मोल है ना, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ में ग्राम की या ग्राम में मात्रा पदार्थ की बटे उसका अणुभार। पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे उसका अणुभार रखते बस, उससे उसका मोल आ जाएगा। उसमें आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे, इतना ग्राम ये है, इसकी में मोल बताइए। और याद रखो 1 मोल में परमाणु या अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। कितनी होती है अवोगाद्रो संख्या? 6.023 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या के बराबर 1 मोल के अंदर अणु या परमाणु होते हैं। और याद रखो 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके ऊपर तो 22.4 लीटर होता है और इस पर 24.8 लीटर होता है। याद रखना 1 मोल गैस का आयतन है ये। अब हमें क्या प्रश्न क्या पूछा है कि 22 ग्राम हीलियम में कितने मोल होंगे? अब मोल निकालने हैं तो मोल बराबर कितना है? हीलियम 52 ग्राम है ना, 52 बट्टे कितना हीलियम का अणुभार। अब हीलियम एकल परमाणु अवस्था में है तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4 मानते हैं हम। क्या मानते हैं? हीलियम का, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 दूनी 4, ऊपर 4 लिखते हैं। लिथियम का 3 दूनी 7 मानते हैं, बेरिलियम का 8। तो परमाणु क्रमांक को जैसा आप दुगुना कर दो अधिकतर ये रहेगा तो उसका परमाणु भार आ जाएगा। तो यहाँ परमाणु तो परमाणु भार, अणु तो अणु भार आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 13 चौका 52। क्या आ गया? 13 मोल आ गए। तो 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं? 13 मोल हीलियम होता है। 52 ग्राम हीलियम के अंदर मोलों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला 22, 2 या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं। याद रखो। और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जनरल साइंस के अंदर फर्स्ट प्रश्न आया हुआ है। ये फर्स्ट ग्रेड में साइंस में प्रश्न आया ये एक बार। और प्रश्न क्या आया था कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तो 2 कंबाइंड। अब देखो 2 चीज़ें यहाँ थोड़ी सी ऑब्जेक्शन वाली है लेकिन प्रश्न सही है भी। कैसे? यौगिक और लवण तो आएंगे नहीं, ये तो अलग चीजें हैं। ये 2 कट गए ऑप्शन। अणु और तत्व है। याद रखो समान परमाणुओं का एक ग्रुप यानी समूह जो आपस में एक दूसरे हाथ में जुड़ के रहे उसको बोलते तत्व यानी एलिमेंट बोलते हैं। और इस प्रश्न में क्या आ गया? जुड़कर बनाते हैं। 2 कंबाइंड, जहां जुड़ना नाम आ गया ना, इसका मतलब परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण होने के बाद परमाणु का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहता, अणु के अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी, अलग गुण आ जाएंगे। लेकिन तत्व में परमाणु आपस में जुड़ते नहीं है, सभी परमाणुओं का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रहता है। तो यहाँ जुड़ने का नाम आ गया ना तो तत्व नहीं आएगा। और एग्जाम में स्पिरिट भी लगी थी, लास्ट में आरपीसी ने क्या माना? इसको अणु ही माना। तो होता भी अणु सही है ये। तो जुड़ना जाना माजे वहाँ परमाणुओं के जुड़ने से क्या बनता है? अणु का निर्माण होता है। तो उत्तर क्या आएगा? अणु। तत्व तो क्या है? समान परमाणुओं का एक क्या है? ग्रुप या समूह है जो अपनी व्यक्तिगत पहचान रखते हैं अलग से।
तो उत्तर क्या हो गया इसका? अणु हो गया। उसके बाद देखो अगला, डाल्टन के परमाणुवीय सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को, अब देखो डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत 1808 में डाल्टन ने दिया था, याद रखना ये। और 1800 में उसने क्या किया? परमाणु की खोज की थी 1800 में, और 8 साल काम करने के बाद 1808 में उसने परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं परमाणुवाद या एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। उसने क्या किया? परमाणुवाद के सिद्धांत में मेन 4-5 पॉइंट बताए, उनको मिला के बोलते परमाणुवाद का सिद्धांत, और उन्हीं पॉइंट को यहाँ लिख दिया है। अब बताओ कौन सा सही है गलत है? तो याद रखो क्या कहा उसने? परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण है। दूसरा पॉइंट क्या कहा? परमाणु को न तो नष्ट कर सकते और न ही उत्पन्न कर सकते। तीसरा क्या कहा? कि परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। चौथा क्या कहा? कि एक तत्व के परमाणु समान, अलग अलग एलिमेंट के परमाणु क्या होते हैं? अलग अलग। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन क्या परमाणु भाग लेता है। ऐसे सब मिलके क्या बोलते हैं? परमाणुवाद का सिद्धांत। अब देखो इसमें कौन सा है? नष्ट, कि एक परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, गलत है। उत्पन्न किया जा सकता है, गलत है। न तो नष्ट किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता, सही है। ये परमाणुवाद के सिद्धांत का पॉइंट है। तुम्हारा उत्तर क्या हो गया? न तो परमाणु को नष्ट कर सकते और नए परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 24, नाभिक के समीप ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉन तृतीय ऊर्जा अवस्था में जाता है तो वह है क्या करेगा? अब देखो याद रखो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से या एक कोश से दूसरे कोश में जाए तब ऊर्जा लेगा या ऊर्जा निकालेगा। पीछे हमने चर्चा की है, ऊपर से नीचे आएगा निकाल देगा, कम से अधिक में जाएगा तो ऊर्जा ले लेगा। कितनी ऊर्जा? तो ऊर्जा लेगा ना वो या निकालेगा, वो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में निकालता या लेता है, उसको बोलते हैं फोटोन या क्वांटम। तो जब एक कोश से दूसरे कोश में जाएगा तो कितने फोटोन या क्वांटम लेगा, ये इस प्रश्न पूछा गया है। अब प्रश्न क्या है? निम्नतम ऊर्जा तल है, मतलब पहला निम्नतम ऊर्जा तल कौन सा होता है? पहला कोश। और फिर क्या है? तीसरे कोश में जाए, ये तीसरा है, ये दूसरा, ये पहला। तो पहले से तीसरे में जा रहा है तो कितने क्वांटम ऊर्जा अवशोषित करेगा या उत्सर्जित? अब देखो कम से अधिक में जा रहा है तो क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा। इसका मतलब उत्सर्जन वाले तो कट गए पॉइंट, तो दो ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गए। अब आपके पास क्या है? दो बचे ऑप्शन, ये दो बचे। तो इसमें क्या है? ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण। अब यहां आपको एक पॉइंट याद रखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी कोश से कहीं जाए, अगर संक्रमण एक हो रहा है, अकेला एक ही संक्रमण है, कह देना पहले से 5वें में जा रहा है डायरेक्ट, दूसरे से डायरेक्ट तीसरे में जा रहा है, दूसरे से 5वें में जा रहा है, दूसरे से 8वें में जा रहा है। कहने का मतलब है एकल संक्रमण एक ही बार कूदे बस। उस अवस्था में याद रखना केवल एक क्वांटम ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण या उत्सर्जन होता है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे जाए, या अवशोषण होगा या उत्सर्जन। एक संक्रमण में एक क्वांटम का अवशोषण या उत्सर्जन होगा, याद रखना ये। अब यहां लिखा है कि निम्नतम से तीसरे में गया, लास्ट यानी सबसे कम ऊर्जा वाले से तीसरे में गया, तीसरे में गया मतलब एक संक्रमण हुआ, तो इसके लिए एक क्वांटम ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण या उत्सर्जन। यहां पर क्या होगा? अवशोषण होगा। कम से अधिक वाले में जा रहा था अवशोषण, कितने का होगा? एक क्वांटम का। तो एक क्वांटम ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब है यूं है, अगर यूं कह देना n बराबर 5 से n बराबर 1 में जा रहा है तो एक ही तो हुआ, संक्रमण डायरेक्ट जा रहा है, तो एक क्वांटम का। अब क्वांटम है ना, अलग अलग पैकेट होते हैं, आप कह दोगे 1 से 2 से 3 में जा रहा है, थोड़ा सा गया, जोर आया नहीं। एक गया 2 से 8 में, बहुत जोर आया। लेकिन क्वांटम तो एक है, लेकिन ईंट है ना, ईंट छोटी ईंट भी होती है, एक बड़ी ईंट भी होती है। तो जो कम में जाएगा छोटी ईंट लेके चला जाएगा, जो तो जाएगा उसको बड़ी ईंट चाहिए तो बड़ी ले जाएगा। मतलब फोटोन की सबकी ऊर्जा अलग अलग होती है। जिसमें संक्रमण छोटा होना, कम ऊर्जा वाला फोटोन ले लेगा, लेकिन लेगा एक ही। ज्यादा संक्रमण हो रहा हो, ज्यादा ऊर्जा वाला, तब फोटोन बड़ा ले लेगा, लेकिन क्या फोटोन लेगा एक ही। तो फोटोन की एनर्जी के हिसाब से लेते हैं, लेकिन एक संक्रमण में एक ही फोटोन का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। तो इसमें एक अग्नि होता ना, 5वें से चौथे में गया, चौथे से फिर कह दिया पहले में गया। बताओ, तो यहाँ पहले ये आया फिर ये आया, तो यहाँ पर 2 ट्रांजिशन हो गए, 2 बार कूदा है, तो यहाँ पर फिर 2 क्वांटम आएंगे, याद रखना ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला देखो प्रश्न नंबर 25, 12 ग्राम कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी
तो कहीं पर भी आ जाए ना, कुल इलेक्ट्रॉन बताओ, कुल परमाणु बताओ, कुल अणु बताओ, ये आ जाए, लफड़ा आ जाए, तब याद रखो अगर ग्राम में मात्रा दे रखी हो ना, तब सबसे पहले आप मोल की संख्या निकाल लो। बस मेन यही है, सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल निकाल लो। अब क्या लिखा है, 12 ग्राम कार्बन में कुल इलेक्ट्रॉन, पहले आप मोल निकालो, तो 12 ग्राम में मोल निकालोगे। मोल निकालने का लिखा है फॉर्मूला, पदार्थ की मात्रा ग्राम में 12, उसका परमाणु बार या अणु बार, कार्बन का कितना है 12, कितना आ गया 1 मोल। क्या आ गया, 1 मोल आ गया। अब 1 मोल है ये, और 1 मोल में संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और यहां ऑप्शन में n लिखा है ना, n का मतलब अवोगाद्रो संख्या Na, ऐसे। तो 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या यानी 6.023 10 की पावर 23 इतने अणु या परमाणु होते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब ये तो कार्बन में है, A कार्बन का है ये। अब A कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, ये 12 ग्राम कार्बन का है। अब A कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन अकेले में एक में। इसका मतलब इस अवोगाद्रो संख्या को 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने A कार्बन का निकाला है, A कार्बन के हिसाब से निकालोगे ना, तब तो एक एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऐसे अवोगाद्रो संख्या के बराबर आ गए। अब एक में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब अवोगाद्रो संख्या को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, 12 ग्राम कार्बन में। अगर ये होता ना यहाँ 12 ग्राम हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 12 ग्राम हाइड्रोजन तो निकालोगे आप, 12 मोल आ जाएगा, 12/1 12 मोल। अब 12 मोल मतलब 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 12 मोल यानी 12 गुणा अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर तो 12 गुणा अवोगाद्रो संख्या आ जाएगा वहां। और अगर ये आता ना 12 मोल आ जाए कार्बन आते तो 12 गुणा 6 करते, 12 6 72, इतना आता किसके, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इसलिए याद रखना, इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको अवोगाद्रो संख्या को 6 से गुणा कर दिया, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, पहले वाला, फर्स्ट उत्तर आ गया। उसके बाद देखो अगला प्रश्न 26, पॉजिट्रॉन है, ये एंटी पार्टिकल है, ध्यान रखना। क्या ये एंटी पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल। और किसका एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन। और प्रतिकण का मतलब क्या होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के समान लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन से उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस, इस पे क्या होगा, प्लस होगा बस, या बीटा प्लस लिख देते हैं इसको, याद रखो। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस, प्रोटॉन का उल्टा कण एंटी प्रोटॉन चार्ज माइनस। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण या एंटी कण या बोलते हैं उसको पॉजिट्रॉन, उस पर चार्ज प्लस। तो पॉजिट्रॉन है तो क्या होगा, धनावेशित इलेक्ट्रॉन, क्यों क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन, हीलियम नहीं है, ये अलग है। 2 प्रोटॉन का आवेशित नाभिक गलत है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन नाभिक, ये गलत है। धनावेशित इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 29, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न क्या है, सिंपल है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा। सबको पता है, सिंपल सा है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में की गई। कैसे की, बेरिलियम के नाभिक पर हीलियम यानी अल्फा कण का आक्रमण करवा के इसको कार्बन में चेंज किया, साथ में न्यूट्रॉन बाहर निकाला, तो उदासीन कण निकला न्यूट्रॉन, तो खोजकर्ता कौन हो गया, चैडविक। इसके बाद देखो 28वां, नाभिक के द्रव्यमान की संख्या, यानी नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है, वापस वही आ गया। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कहलाता है नाभिक की द्रव्यमान संख्या। पीछे प्रश्न आ गया, ये नाभिक में इलेक्ट्रॉन संख्या गलत है, नाभिक में प्रोटॉन संख्या, ये तो परमाणु क्रमांक Z है, नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। उत्तर क्या हुआ, उत्तर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग आएगा इसमें, ठीक है। अगला देखो 29 का, रासायनिक तत्व में अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देगी, देखो मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में और किसके बारे में, आकार के बारे में। दूसरी दिगंशीय क्वांटम संख्या उपकोश के बारे में और आकृति के बारे में।
याद रखना, आकार जहाँ नाम आ जाए वहाँ तो मुख्य है क्वांटम संख्या n, आकृति जहाँ नाम आ जाए वहाँ दिगंशीय क्वांटम संख्या l, और अभिविन्यास जहाँ नाम आ जाए ओरिएंटेशन, अभिविन्यास जहाँ नाम आ जाए वहाँ चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जहाँ चक्रण नाम आ जाए वहाँ चक्रण क्वांटम संख्या s। क्या लिखा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? अभिविन्यास से होता है। किससे आएगा? कक्षकों के अभिविन्यास से संबंधित है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बाद देखो अगला 30 का, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है? याद रखो, परमाणु कहीं पर भी नाम आ जाए, कोई भी परमाणु लिखा हुआ आ जाए, कोई भी आ जाए, परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है? हमेशा रेखीय होता है। अणु कोई भी लिखा हुआ आ जाए, अणु थोड़ा बड़ा हो गया तो स्पेक्ट्रम में लाइन भी बड़ी हो जाएगी तो पट्टी बन जाएगी, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और अगर यौगिक आ जाए, यौगिक कहीं लिखा हुआ आ जाए और ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका स्पेक्ट्रम समझ में नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। ऐसे ऐसे बनाओगे ना, ऐसे इस तरह से ऐसे मिलेगा, बैंड में ऐसे पट्टियाँ मिलेगी, ऐसे रेखीय में ऐसी लाइनें बन जाएगी इस तरह से। तो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेखीय। ये किसका है? ये अणु का हो गया। ये किसका हो गया? ये यौगिक का हो गया। तो उत्तर कौन सा हो गया? रेखीय हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, किसी परमाणु के लिए n बराबर 6 तो उसके द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1/2 होता है। अगर आ जाए ना, आपको कोई भी कोष लिख दे कि इलेक्ट्रॉन इस कोष से संक्रमित, केवल कोष, सिंगल कोष दिया है, छठा कोष, पांचवा, चौथा, दूसरा, जो भी अकेला एक ही कोष आए, तब स्पेक्ट्रमी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1/2 है। कितनी स्पेक्ट्रम में लाइन बनेगी? वो n है, कोष लिख दो, छठा कोष है तो 6, और 6 - 1/2 कितना आ गया? 5 × 6 30/2 यानी 15। क्या आ गई? स्पेक्ट्रमी रेखाएं आ गई। तो अगर सिंगल आए ना तब तो लगाना है फॉर्मूला, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पेक्ट्रमी लाइन निकालने का। तो क्या आ जाएगा हमारा? 15। और अगर इस तरह से आता ना, यूं, अगर यूं आ जाता इसकी जगह, कह देते कि n बराबर 6 से n बराबर 4 में जा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन। अब 2 कोष लिख दिए, वहां तो लिखा है सिंगल कोष, अब यहां लिख दिए 2 कोष लिख दिए कि आपको बता दिया कि यहां से यहां जा रहा है। पहले वाले में पता नहीं था कहां जा रहा है, चौथे कोष से संक्रमित हो रहा है, लेकिन यहां लिख दिया कि छठे से चौथे में जा रहा है, दोनों मान दे दिए कहां से कहां जा रहा है। उस अवस्था में स्पेक्ट्रमी संख्याएं निकालोगे ना, स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकालोगे, तब याद रखना फॉर्मूला ये n2 - n1 घटा के इसमें 1 जोड़ो, फिर गुणा करो वापस, n2 n1 का मान घटा के इसको 2 से भाग देना है। ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं निकालने का फॉर्मूला है। अब निकाल के देख लो n, और याद रखना n2 हमेशा बड़ा वाला मान रहेगा n1 से, याद रखना, ये n2 बड़ा रखना है, हमेशा बड़े वाला रखना है। तो यहाँ बड़े वाला 6 है ना, तो 6 - 4 + 1 गुणा 6 - 4/2। अब 6 - 4 यानी 2, 2 और 1 3, ये 3 और ये 2, 3 दूनी 6, 6/2 कितना आ गया? क्या बनेगी? क्या बनेगी? 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। कितनी बनेगी? 3। तो अगर सिंगल कोष आए ना तो n-1/2, 2 कोष आ जाए, इसके बिटवीन संक्रमण हो रहा है, तब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अपने क्या थे आज, ये अपने क्वेश्चन हो गए इस तरह से, ठीक है ना। ये आज हमने ये 30-31 क्वेश्चन किए हैं, ये थोड़े से आप ढंग से करना। अब देखो हर पर्सन के अंदर आपको कंसेप्ट बताएंगे, हर पर्सन के साथ आपको 3-4 क्वेश्चनों की और भी जानकारी देंगे। ऐसे अगर हम डेली करेंगे ना, रोज 30-40 क्वेश्चन डेली करेंगे, तो आपके ह्यूमन साइंस की जो टॉपिक है ना, उनके अधिक लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई आपके क्वेश्चन आ जाए आराम से। उसके बाद मेथड वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पूरा हम साइंस वाला पढ़ेंगे, आप जुड़े रहे, और पूरा जितना भी है, जितने हो सके हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है लगभग 2000-2500 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे 2-3 महीने के अंदर लग के, ठीक है। धन्यवाद। और आप अपने साथ वाले को आगे वीडियो इसको आगे भेजते रहो, आगे वाले साथ वाले आपके जो भी उनको फ़ायदा हो, और साथ में अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और याद रखो, जिन बच्चों को फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अगर सिलेबस लेना है, सेकंड ग्रेड के अभी टाइम पड़ा है, 4-5 महीने पड़े हैं, जिनको बढ़िया सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी करनी है, उन बच्चों को बोल देना, आपके साथ वाले हैं उनको बोल देना इस तरह से, है ना, इस तरह से AS लर्निंग लिखना,
प्ले स्टोर पर ये एक मैरून कलर यानी लाल से कलर का AS लिखा हुआ ऐप आएगा, उसको आप इंस्टॉल करो। उसके अंदर आपको सेकंड ग्रेड साइंस, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स संदीप जी की, केमिस्ट्री मेरी, साइंस में है, केमिस्ट्री का मेरा है, फिजिक्स का संदीप जी का है, बायोलॉजी का चेतन जी के पूरे वीडियो मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सब वीडियो के आपको सोल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ मीटर मिलेगा। साथ में नोट्स की PDF मिलेगी, उसको आप बाहर प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको उसमें। एक बार उसको आपको इंस्टॉल करके उसको देखो, चेक करो, आप आराम से देखो, उसमें फ्री वीडियो दे रखे हैं, आराम से उसको चेक करो, आपको अच्छा लगे। सारी क्लासेज ऑफलाइन जो पढ़ाई है वही सारा रिकॉर्ड करके उसमें डाला गया है, आपको ऑफलाइन जैसी बिल्कुल फीलिंग आएगी, करके देखो। और प्राइस इसका बहुत कम रखा है हमने, बच्चों के हिसाब से ही, जो बच्चे गाँव के वगैरह हैं उनके लिए हमने उस हिसाब से रखा है प्राइस भी, आप उसको एक बार चेक करो, ठीक है। तो आज अपना ये क्वेश्चन वाला पार्ट हुआ है, कल इसमें आगे हम और स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।